हाय माय डूड्स एंड डूडेट्स, क्या हाल चाल। अरे सर बहुत बढ़िया। बस आज ये शेयर कैपिटल ख़त्म होना मांगता है सर। और कैसी बातें कर रहे हो, इधर आओ। ठीक है, तो दो पार्ट में हमने शेयर कैपिटल पढ़ा। आज हम पार्ट 3 में शेयर कैपिटल को ख़त्म कर देंगे। ठीक है सर। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कि शेयर कैपिटल को ऑल्टर कैसे कर सकते हैं। सर शेयर कैपिटल को ऑल्टर करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना है या फिर कंसोलिडेट करना है टू अ लार्जर अमाउंट। जैसे 10,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच बन के हो जाएगा 1,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है। या फिर कन्वर्जन इनटू स्टॉक, मैंने किसी शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। सर इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक शेयर था, अब मैंने क्या करा, उसको एक स्टॉक बना दिया कि 100 शेयर का एक स्टॉक, तो वो बिकेगा भी स्टॉक की तरह। ठीक है सर। सब डिवीजन कर दिया मैंने, ये कंसोलिडेशन से उल्टा है। मतलब शेयर्स को डिवाइड कर दिया, 100 रुपये के शेयर्स को 10-10 रुपये के 10 पार्ट्स में बांट दिया। या फिर अनसब्सक्राइब, जो नॉट टेकन ऑफ शेयर है उनको कैंसिल कर दिया। सर मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमने कल पढ़ा था, तो मेरी कंपनी में 95% सब्सक्रिप्शन आ गई, 5% ऐसे शेयर्स थे जो सब्सक्राइब हुए ही नहीं। तो जो शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए, किसी ने नहीं लिए, उनको कैंसिल करना। और ये कैंसिलेशन जो है, इसको रिडक्शन नहीं मानेंगे। ठीक है सर। तो करेंगे कैसे? एओए में ऑथराइजेशन चाहिए और बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हम इसको ऑल्टर कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म कौन सा फाइल होगा? फॉर्म फाइल होगा SF7 विद इन 30 डेज। सर ठीक है। अब आ जाते हैं बायबैक पे। बायबैक का मतलब क्या होता है? टेकिंग ओन शेयर्स बैक। कंपनी अपने शेयर वापस ले रही है। सर कंपनी कैसे अपने शेयर वापस ले सकती है? या तो फ्री रिजर्व से ले सकती है, या सिक्योरिटी प्रीमियम से ले सकती है, या फिर कंपनी फ्रेश इशू करे और फ्रेश इशू से बोनस शेयर्स दे दे। अब फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से जब बायबैक होगा, तो कंपनी क्या करेगी, उस अमाउंट को पहले CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेगी और CRR से बायबैक की पेमेंट करेगी। ठीक है सर। अब फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी इशू करे थे, अब क्या मैं उसी सिक्योरिटी को बायबैक कर लूँ? तो ऐसा नहीं है। सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी का बायबैक हम नहीं कर सकते कि हमने सेम सिक्योरिटी इशू करी और फिर उसी को बायबैक कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। सर बायबैक की कंडीशन क्या है? एओए में ऑथराइजेशन होनी चाहिए, अप्रूवल। अगर अप टू 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स है तो बोर्ड अप्रूवल दे सकता है। अप टू 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स है तो बाय SR। और एक फाइनेंशियल ईयर में 25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल जितना ही बायबैक हो सकता है। सर ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो कितना रहेगा? डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर ठीक है। अब आपने एक बायबैक कर दिया, तो उसके विद इन 12 मंथ्स आप दूसरा बायबैक नहीं ला सकते। दोनों बायबैक्स के बीच में कम से कम 12 मंथ्स का गैप होना चाहिए। सर ठीक है। मेथड्स कौन कौन से हैं? या तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से ही ले लो, या फिर ओपन मार्केट से शेयर ले लो, या फिर इंप्लॉय से शेयर वापस ले लो, ईसॉप और स्वेट इक्विटी शेयर्स में जो उनको दिए गए। अब आपने बायबैक कर लिया, तो बायबैक करने के बाद वही सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी विद इन 6 मंथ्स इशू नहीं कर सकते, अनलेस या तो आप बोनस इशू दे रहे हो, या फिर आपकी कोई ऑब्लिगेशन है कि आपको देना ही है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे स्वेट इक्विटी शेयर्स, उनकी डेट आ गई, या फिर कन्वर्जन की डेट आ गई, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी टू शेयर्स, तो अगर ऐसी कोई ऑब्लिगेशन है उस काइंड की तो वो इशू हो सकती है। सर ठीक है। सर बायबैक ऑफर का पीरियड क्या रहेगा? मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम 30 दिन। अगर सारे मेंबर्स की कंसेंट आ गई तो ये 15 दिन का टाइम जो है ये कम भी हो सकता है। ठीक है। सर रजिस्टर क्या होगा बायबैक का? SH10 होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस पे रहेगा और CS की कस्टडी में रहेगा। अगर CS नहीं है तो पर्सन ऑथराइज बाय बोर्ड। सर फाइलिंग्स क्या होंगी? फाइलिंग्स होंगी MGT14 विद इन 30 डेज ऑफ SR। सर SR, हाँ बायबैक में SR पास हुआ, वहाँ से विद इन 30 डेज ऑफ MGT14 फाइल करोगे। SH8 में लेटर ऑफ ऑफर जाएगा, ये आप ROC को भेजते हो, और ROC के साथ आपको ये सारे शेयर होल्डर्स को भी बेचना पड़ेगा, बट नॉट लेटर देन 21 डेज। मतलब आपने ROC को भेजा, ROC को भेजने के बाद इमीडिएटली आप सारे शेयर होल्डर्स को लेटर ऑफ ऑफर भेजोगे। लेटर ऑफ ऑफर 21 दिन के बाद नहीं जाना चाहिए। सर ठीक है। आप SH9 में डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी दोगे, और ये जो है लेटर ऑफ ऑफर और डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, ये कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, जिसमें से एक MD होना चाहिए अगर कंपनी में MD है तो। एक बार बायबैक कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक रिटर्न फाइल करोगे आप ROC को SH11 में, दैट शैल बी साइंड बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, जिसमें से एक MD होना चाहिए। सर ठीक है। इसके बाद आते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल पे। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब होता है आप शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हो। सर कैसे रिड्यूस कर रहे हैं? सी, एक्सटिंग्विश रिड्यूस लाइबिलिटी ऑन शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपका शेयर 100 रुपये का था, जिसमें से पेड अप 65 था, तो हमने क्या कि जो 35 रुपीज़ बचे हैं जो अभी शेयर होल्डर्स को देने हैं, हमने वो वेव कर दिए, वो एक्सटिंग्विश कर दिए। तो इससे क्या हुआ? शेयर कैपिटल रिड्यूस हो गई। ईदर विद और विदाउट एक्सटिंग्विशिंग रिड्यूसिंग लाइबिलिटी कैंसिल द पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट।
अब फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, हमारी लाइबिलिटी 100 रुपये की है, लेकिन हमारे एसेट्स जो हैं कंपनी के वो 65% की वर्थ रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या कहा कि अपनी बैलेंस शीट को हेल्दी दिखाने के लिए जो 35 रुपीज़ की लॉस्ट शेयर कैपिटल है हम उसको रिड्यूस कर देते हैं, ताकि लाइबिलिटी और एसेट सेम पेज पे आ जाए और बैलेंस शीट अच्छी लगे। ठीक है सर। सी, पेइंग अप ऑफ एक्सेस पेड अप शेयर कैपिटल वांट ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का शेयर था पर कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, बहुत पैसा है कंपनी के पास, तो कंपनी ने क्या करा, अपने शेयर होल्डर्स को ये बोल दिया कि जो शेयर की वैल्यू है इसको हम 80 रुपये पे करते हैं और 20 रुपये कंपनी ने वापस दे दिए शेयर होल्डर्स को। अब देखो, इन तीनों केस में लॉस भी था कंपनी में, प्रॉफिट भी था कंपनी में, और हमने देखा कि रिडक्शन लॉस या प्रॉफिट दोनों में भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि रिडक्शन सिर्फ लॉस के केसेस में ही होगी, नहीं, प्रॉफिट एक्सेस प्रॉफिट है तब भी हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर सकते हैं। सर ठीक है। कंडीशन क्या है, ऑथराइजेशन बाय एसआर एमजीटी 14 फाइल करना पड़ेगा और ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर इसमें ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लेना पड़ता है जी। अब प्रोसेस क्या है, कंपनी नोटिस भेजेगी रिडक्शन का ट्राइब्यूनल को, ट्राइब्यूनल ने जो नोटिस है इन सारी अथॉरिटीज़ को भेजेगा, आरडी, आरओसी, क्रेडिटर्स से भी, और उनसे मांगेगा कि 3 महीने आपके पास, 3 महीने में ऑब्जेक्शन दे दो। अगर ऑब्जेक्शन नहीं आई तो उनको ऐसा माना जाएगा कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ठीक है। अब ट्राइब्यूनल जो है वो रिडक्शन को कंफर्म कर देगा अगर जो क्रेडिटर्स का क्लेम है वो पूरा डिस्चार्ज हो गया, या फिर वो सिक्योर्ड है, या फिर हमने कंसेंट ले लिया क्रेडिटर से कि हम उनको सारा पैसा दे देंगे। ठीक है। अब डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं होता। सर मतलब याद है हमने कैंसिलेशन पढ़ा था कि 95% सब्सक्राइब हुआ और 5% सब्सक्राइब नहीं हुआ, तो 5% को हमने कैंसिल कर दिया। इस कैंसिलेशन को रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं माना जाएगा। अब जो डिमिनिशन है वो तो ओआर से ही हो सकता है क्योंकि सेक्शन 61 गवर्न करता है उसको। इसके अलावा कुछ और भी केसेस हैं कि इन केसेस को भी रिडक्शन नहीं माना जाएगा। सर क्या, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन कर दिया, अब जो हमने रिडीम कर दिया प्रेफरेंस शेयर्स को तो प्रेफरेंस शेयर्स कम हो जाएंगे, इस कम होने को भी रिडक्शन नहीं मानते। बायबैक या फिर ट्राइब्यूनल के किसी ऑर्डर से हमने मेंबर से परचेज किए शेयर्स तो उनको भी रिडक्शन नहीं माना जाएगा। मतलब इस केस में हमें ट्राइब्यूनल का अप्रूवल नहीं चाहिए होगा। सर ठीक है। तो ये वो सारे केसेस हैं जिसमें डिमिनिशन को रिडक्शन नहीं माना गया। कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स पढ़ चुके हैं। फॉरफीचर, अब फॉर एग्जांपल क्या हुआ, किसी शेयर होल्डर ने अपने पैसे नहीं दिए कॉल्स के, तो हम उसके शेयर फॉरफीट कर लेंगे। तो जब वो शेयर्स फॉरफीट हो जाएंगे उसके बाद कंपनी उस शेयर्स को कैंसिल कर देती है, तो उस कैंसिलेशन को भी रिडक्शन नहीं माना जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बायबैक पढ़ चुके हैं। ट्राइब्यूनल कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में कोई ऐसा ऑर्डर दे दे जिससे शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, उसको भी रिडक्शन नहीं माना जाएगा। या फिर मैंने अपने शेयर्स खुद ही सरेंडर कर दिए, इस केस में भी उसको रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं माना जाएगा। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे जो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब ट्रांसफरेबिलिटी समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये कंपनी कौन सी है। 2 तरह की कंपनी होती हैं, एक पब्लिक एक प्राइवेट। पब्लिक कंपनी के केस में जो शेयर्स होते हैं वो फुल्ली ट्रांसफरेबल होते हैं। हाउएवर प्राइवेट कंपनी के केस में शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन होती है। लेकिन 3 केस ऐसे हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। क्या, मेरे शेयर्स मेरे रिप्रेजेंटेटिव को जा रहे हैं, जा सकते हैं। किसी की डेथ हो गई उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को शेयर जा रहा है, जा सकता है। या फिर राइट इशू हुआ और मैंने अपने शेयर रिनाउंस कर दी किसी और को, ऐसे केस में भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती है। ठीक है सर प्राइवेट कंपनी के केस में रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, याद हमने पढ़ा था सेक्शन 2 क्लॉज 68 सब क्लॉज 1 की शेयर्स में रिस्ट्रिक्शन होती है। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, इसको हम बोलते हैं राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल। सर राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल मतलब अब फॉर एग्जाम्पल एक प्राइवेट कंपनी है जिस प्राइवेट कंपनी में 3 शेयर होल्डर हैं, शिवांश, कार्तिक और भोली। सर बोला था ना आज भोली ठीक। अब क्या हुआ, शिवांश को अपने शेयर्स बेचने हैं, 1000 शेयर्स थे, अब मेरे को ये शेयर सेल करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले कार्तिक और भोली से पूछूंगा कि आपको मेरे शेयर चाहिए, और अगर इन लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया तब मैं अपने 1000 शेयर किसी और को बेच सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल भोला को। अच्छा सर, इसलिए इसको कहते हैं राइट टू फर्स्ट रिफ्यूज़ल, कि मैं एग्जिस्टिंग मेंबर्स को एक राइट टू फर्स्ट रिफ्यूज़ल दूंगा कि आपको खरीदने हैं। अगर वो दोनों रिफ्यूज़ कर देते हैं तब मैं अपने शेयर किसी और को बेच सकता हूँ। तो ये रिस्ट्रिक्शन होती है प्राइवेट कंपनी के केस में। सर अच्छा, आ गया समझ। अब ट्रांसफरेबिलिटी किससे होती है, ट्रांसफरेबिलिटी के लिए एक फॉर्म आता है SH4, और अगर ट्रांसफरर किसी ट्रांसफरी को पार्टली पेड अप शेयर कर रहा है तो कंपनी उस ट्रांसफरी को SH5 में नोटिस देगी कि जो शेयर्स हैं ये पार्टली पेड अप हैं, और एक बार वो जो बंदा है वो ट्रांसफरी जो है वो नो ऑब्जेक्शन दे देता है तो वो शेयर पार्टली पेड अप भी ट्रांसफर हो जाएंगे। सर ठीक है।
अब आरओसी को ट्रांसफर का कोई नोटिस नहीं जाता है कि हम कह रहे हैं कि हमने ट्रांसफर किया तो हमने कोई फॉर्म फाइल करा, हम कोई फॉर्म फाइल नहीं करते। MGT 7 में हम ये बता देते हैं कि इस साल में इतने ट्रांसफर्स हुए थे। SH4 जो होगा दैट शैल बी ड्यूली साइंड एंड ड्यूली स्टैम्प्ड। सर ठीक है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी ट्रांसफर करने से रिफ्यूज कर दे या ट्रांसमिट करने से रिफ्यूज कर दे? सर ऐसा हो सकता है। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ट्रांसफर जो होता है वो एग्जिस्टिंग मेंबर्स में होता है और ट्रांसमिशन जो होता है वो किसी की डेथ के केस में होता है, जब उसके शेयर्स किसी लीगल हायर को चले जाते हैं। सर ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इंस्ट्रूमेंट दिया कंपनी को, अब कंपनी के पास 30 दिन है, कंपनी उस 30 दिन में उसको रिफ्यूज़ कर देगी। अगर कंपनी ने उसको रिफ्यूज़ करा तो वहाँ से मेरे पास 30 दिन है कि मैं ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दूंगा कि सुनो ना, कंपनी ने मेरे ट्रांसफर या मेरा ट्रांसमिशन रिफ्यूज़ कर दिया। सर अगर कंपनी ने जवाब ही नहीं दिया, अगर कंपनी ने जवाब ही नहीं दिया तो जब से मैंने SH4 दिया वहाँ से 60 डेज तो मेरे पास ये राइट है कि मैं ट्राइब्यूनल के पास जाऊँ और कहूँ देखो ना मेरा ट्रांसफर या ट्रांसमिशन कंपनी ने कोई रिप्लाई ही नहीं किया। सर ठीक है, तो मैंने SH4 दिया, वहाँ से 30 दिन कंपनी के पास रिफ्यूज़ करने के लिए। अगर कंपनी ने रिफ्यूज़ल किया तो 30 डेज के अंदर मैं एप्लीकेशन फाइल करूंगा, और कंपनी ने रिफ्यूज़ नहीं किया तो 60 डेज पे मैं एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल को दे दूंगा, ये कंपनी का कोई जवाब नहीं आया। यही जो रिफ्यूज़ल के बाद मेरे को 30 दिन मिल रहे थे, ये पब्लिक कंपनी के केस में 60 दिन हो जाएंगे। और जब कंपनी का रिप्लाई नहीं आया तो जहाँ प्राइवेट कंपनी में मेरे को 60 डेज मिल रहे थे, वहाँ पब्लिक कंपनी में मेरे को 90 डेज मिल जाएंगे। ये 30 डेज ऑफ रिफ्यूज़ल और 60 डेज ये हो जाएगा 60 और 90 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज। तो विद दैट मैंने कोशिश करी है कि मैं सारे रेलिवेंट प्रोविजंस आपको शेयर कैपिटल के पढ़ा दूँ।